हेलो एवरीवन। यूथ पावर एकेडमी में डेली हम आपको करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड करते हैं और पीडीएफ मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए। साथ ही साथ यूट्यूब पे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ क्विज के वीडियोस भी दिए जाते हैं और इसके अलावा हमारी मंथली मैगजीन, साथ ही साथ हमारी फटाफट सीरीज है। तो उसको पाने के लिए आपको यूट्यूब पे गूगल फॉर्म को फिल करना होगा और तब आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप फिर मैगजीन को पा सकते हैं। और एग्जामिनेशन की नीड को देखते हुए यूपीएससी और अदर जो कॉम्पिटिटिव सर्विसेज हैं, उनमें जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से हमने अपना पूरा मटेरियल तैयार किया है। ये आपके एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो 12 नवंबर का अगर हम बात करें, तो पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं आई न्यूज़ ऐप में, जीएस पेपर 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले अगर बात करें तो पुडुचेरी में 107th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई वर्ल्ड वॉर 1 की। इसके अलावा डेविड सैले, इन्होंने जो है वो 2025 का बुकर प्राइज़ जीता है। पेपर 2 की अगर हम बात कर लें, तो फंगल इन्फेक्शंस के केसेस जो हैं वो इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। यूआईडीआई इन्होंने पार्टनरशिप किया है बिहेवियरल इंसाइट लिमिटेड के साथ और इसके तहत जो बच्चे हैं उनका आधार कार्ड अपडेट करवाने से रिलेटेड इसमें काम होगा। फिर बिहार असेंबली इलेक्शंस हो गए और इसमें इस बार रिकॉर्ड वोटर टर्न आउट रहा है। फिर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी इन्होंने रिलीज किया है एबीएस फंड फॉर बायोडायवर्सिटी बेनिफिट शेयरिंग। इसके अलावा 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स के विनर्स को अनाउंस किया गया। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो 6th इंडिया वियतनाम एक्सरसाइज हुआ है विन बैक्स 2025 और ये हनोई में हो रहा है। फिर एक्सप्लोजन हुआ नियर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, तो इसमें क्या कैसे कैसे फर्दर एक्शन क्या लिया जाता है इससे रिलेटेड आर्टिकल है। फिर इंडियन रेलवेज का सेफ्टी और सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स कई सारे लॉन्च किए गए हैं इनकी तरफ से, उसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ वेंगायला पालेम पॉन्ड इन आंध्र प्रदेश वाटरशेड डे मनाया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये हुआ। फिर इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 क्लाइमेट यूएनसीसी की और इसमें इंडिया का क्या रोल है क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड, इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर साथ ही साथ जीएसडब्ल्यू एनर्जी इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन करेंगे, बनाएंगे कर्नाटका में। फिर उद्योग समागम 2025 और इसके अलावा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्या-क्या प्रोग्रेस हुआ है। साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ हाईवेज़, ये एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ज्योग्राफी की बात करें, एनवायरनमेंट की, डिज़ास्टर्स की, तो इसमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस 2024 का जो भी चीज़ें रही हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। साइंस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और प्रोटेक्टिव सूट से रिलेटेड आर्टिकल है। और इसरो ने कंडक्ट किया पैराशूट टेस्ट फॉर गगनयान क्रू मॉड्यूल। और एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग इन्होंने इंडिया में अभी अपने को लॉन्च करेंगे। तो ये आज के सारे आर्टिकल्स थे, इनमें कुछ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो 107th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और ये पुदुचेरी में ऑर्गेनाइज्ड किया गया सेरेमनी। और नवंबर 1918 को आर्मिस्टिस एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट हुआ था एलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 और जर्मनी के बीच में और इसके बाद जो ये वॉर है ये एंड हुआ था। तो इसी का जो है वो 107th एनिवर्सरी मनाया गया है पुदुचेरी में। और ये जो ट्रीटी था, ये आर्मिस्टिस, ये साइन हुआ था फ्रांस में, फ्रांस के एक रेलवे कैरियर में इसको साइन किया गया था। और वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें इसमें,
तो हम 2 ग्रुप्स थे और जो सेंट्रल पावर ये पूरा जो वर्ल्ड वॉर 1 था, ये आपका 1914 से 1918 तक चला और इसमें सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया ये थे और एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और यूनाइटेड स्टेट और अदर कंट्रीज थी। तो इस प्रकार से पूरा वॉर चला और उसके बाद इसमें ये एग्रीमेंट हुआ था। तो कभी-कभी पूछा जाता है कि कौन-कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, किस साइड में कौन सी कंट्रीज थी। नेक्स्ट वंदे मातरम का 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा है और 7 नवंबर 1875 को इसे पहली बार गाया गया था। ये पब्लिश हुआ था आनंद मठ में, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। और इसके बाद वंदे मातरम ने 1905 में जब बंगाल में को डिवाइड किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 2 पार्ट्स में, तो उसके विरोध में स्वराज मूवमेंट चलाया गया और उसके बाद से जो वंदे मातरम है वो इंडिपेंडेंस फ्रीडम मूवमेंट का एक प्रमुख गीत बना और लोग रैलियां करते थे और ये गाना गाते थे। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था बनारस में और यहाँ पे सरला देवी थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर की नीज थी और उन्होंने उस टाइम पे ये गाना गाया वहां पे और उसके बाद आजादी की जो मांग है वो और तेज हुई। इस सेशन को गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था और इसमें इसका पहला स्टैंजा गाया गया था, फिर बाद में इसको डिमांड पे पूरा सॉन्ग गाया गया। और इसके अलावा अमार सोनार बांग्ला, আমি तुम्हें भालोबाशी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और ये काफी जो है ये प्रोमिनेंस में आया और ये दोनों ही जो गाने हैं इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। और हाल फिलहाल की बात करें तो 120 साल बाद वंदे मातरम और अमार सोनार बांग्ला इनके डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं और चूंकि वंदे मातरम इंडिया का नेशनल सॉन्ग है तो इसका सेलिब्रेशन चलेगा पूरा। और अमार सोनार बांग्ला ये अब बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, तो इस वजह से इसका बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज विरोध भी करती हैं। बट अगर देखा जाए तो दोनों ही जो सॉन्ग्स हैं ये आजादी के मूवमेंट से जुड़े हुए सॉन्ग हैं और इनको इनका एक प्रमुख योगदान रहा है कंट्री में इंटीग्रिटी की भावना बढ़ाने पे। तो ये इसके सारे एस्पेक्ट्स थे। तो डेविड सैले ये एक हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं और इन्हें 2025 का बुकर प्राइज दिया गया है। इनकी नॉवल है फ्लैश, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया और सेरेमनी हुई लंदन में। इन्होंने इन्हें जो है वो 50,000 पाउंड का अवार्ड दिया जाएगा और इसके पहले इनकी एक बुक 2016 में पब्लिश हुई थी, इनका एक नॉवल जिसका नाम था ऑल दैट मैन इज और ये इनका 6th वर्क है नॉन फिक्शन और ये काफी बेहतर नॉवल है, तो इसी वजह से इसे बुकर प्राइज दिया गया है। अ, मैंने जैसे कल आपकी को वीडियोस में बताया था कि जो बुकर प्राइज है ये 1969 में स्टार्ट हुआ और ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी अवार्ड्स है ग्लोबली। और जो विनर्स होते हैं इनका जो बुक्स का सेल है काफी बढ़ जाता है और 2005 में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद से 2014 में भी काफी सारे चेंजेस किए गए नेशनैलिटी को लेकर कि किनको ये प्राइज दिया जाएगा और इंटरनेशनल बुकर प्राइज को भी इसी में शामिल किया गया। और एक और नया बुकर प्राइज में ही चिल्ड्रंस बुकर प्राइज दिया जाएगा 2026 से पहली बार दिया जाएगा। और अगर हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो भारत की बानो मुश्ताक उनको उनकी फिक्शनल स्टोरीज के लिए जो है वो अप्रैल के मंथ में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला था। तो ये सारी चीजें हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा। फिर
फंगल इन्फेक्शन के जो केसेस हैं इंडिया में काफ़ी बढ़ रहे हैं और एक डेडिकेटेड डायग्नोस्टिक नेटवर्क बनाने की बात कही जा रही है। स्टडीज़ में पाया गया कि एनुअली जो ट्यूबरकुलोसिस है उससे भी ज़्यादा जो है वो फंगस से रिलेटेड जो है वो इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं लोगों में और इस पे एक काम करना एक पूरा एक इसमें गाइडलाइंस की ज़रूरत है। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन्होंने एक फंगल लैबोरेटरी नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है, माइकोलॉजी नेटवर्क और माइकोनेट और ये इनकी 8 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में इसको लागू किया है और 5 साल पहले ये फंगल इन्फेक्शंस को मैप करने का काम इसमें हुआ है। एक स्टडी पब्लिश हुई ओपन फोरम इन्फेक्शियस डिसीजेस जनरल 2022 में और इसमें बताया गया कि जो इंडिया है यहाँ पे लार्जेस्ट बर्डन है फंगल डिजीजेस का पर कैपिटा वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के कंपैरिजन में और 57 मिलियन लोग जो हैं उनको किसी न किसी तरह की सीरियस फंगल डिजीज है। फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने एग्रीमेंट किया है विद बिहेवियरल इंसाइट लिमिटेड और ये एक रिसर्च कंसल्टेंसी है और मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए स्पेशली चिल्ड्रन में इनके साथ कोलैबोरेशन ये किया गया है और इसका घोषणा जो है वो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इनके द्वारा किया किया गया और इसके तहत इनका टारगेट है कि जो 5 वर्ष से लेके 15 आयु तक के बच्चे हैं उनका आधार प्रॉपर अपडेट करवाया जाए और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसका उद्देश्य है कि किसी प्रकार का जो भी ऑब्स्टेकल आता है रिलेटेड टू बिहेवियर लॉजिस्टिक अवेयरनेस उस पर काम किया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इनके मुताबिक जो भी बच्चे का आधार बनता है तो उसको बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ता है एट द एज ऑफ 5 and 15 और इसमें फिंगरप्रिंट अपडेट होता है आइरिस स्कैन का अपडेट होता है साथ ही साथ फोटो वेरिफिकेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बिहार में असेंबली इलेक्शंस हो गए हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्न आउट रहा जो कि 66.91 के लगभग था और ये हाईएस्ट टर्न आउट है वोटर्स का सिंस 1951 और इसकी मॉनिटरिंग का काम किया गया इसके लिए 8.5 लाख पोलिंग स्टाफ को डिप्लॉय किया गया पूरे स्टेट में और काफी इसमें इलेक्शन में मशीनरी लगी और इस बार इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम इसके तहत 16 डेलीगेट्स आए हैं डिफरेंट कंट्री से 6 डिफरेंट कंट्री से उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया कि किस प्रकार से इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो इंडिया में होता है और ये जो डेलीगेट्स हैं ये साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया थाईलैंड फिलीपींस बेल्जियम और कोलंबिया के हैं। फिर 6th नेशनल वाटर अवार्ड विनर्स अनाउंस किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन इनके ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने जो है विनर्स को अनाउंस किया और कई सारी कैटेगरीज में इसमें अवार्ड दिए गए हैं इसमें बेस्ट स्टेट बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बेस्ट विलेज इन सब के अवार्ड हैं। बेस्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बेस्ट स्टेट कैटेगरी में महाराष्ट्र को फर्स्ट प्राइज मिला है इसके अलावा गुजरात का सेकंड पोजीशन है और हरियाणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जल शक्ति मंत्रालय की बात करें तो ये 2019 में बना था और इसके तहत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम ऑन गंगा रिजुविनेशन इसको साइन किया गया है और कोशिश है कि जो वाटर है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिजर्वेशन उसका किया जा सके। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो 6th इंडिया वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज विन बैक्स ये हनोई में हुआ और ये इंडिया और वियतनाम का एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका उद्देश्य है दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस उनको बढ़ावा देना आर्मी रिलेशंस और
साथ ही साथ जो है वो फ़ोकस करना कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज़ जो हैं वो अदर कंट्रीज़ के द्वारा अपनाई गई हैं और इन पे काम हो रहा है। फिर इंडियन रेलवेज़ में रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स इन्होंने कई सारे ऑपरेशंस चलाए थे और उससे काफ़ी हेल्प मिली है। और इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो पैसेंजर की सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो भी ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको मैनेज करता है। तो जो-जो ऑपरेशंस चलाए गए आरपीएफ के द्वारा उनके नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है और इसके तहत 16,000 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया गया। और मिशन जीवन रक्षा है, इसके तहत जो है वो काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ बचाई गईं। और आरपीएफ ने इंटेंसिफाइड किया है अपना क्रैकडाउन ऑन डबल ट्रैफिकिंग अंडर ऑपरेशन नारकॉस। ये 4 इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन अमानत चलाया गया जिसके तहत जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उन्होंने जो लोगों के चीज़ें खो जाती हैं उनको उन तक वापस पहुंचाने का काम किया है। तो ये सारे नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। वाटर शेड महोत्सव सेलिब्रेशंस चल रहे हैं और इसके तहत शिवराज सिंह चौहान इन्होंने काफ़ी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ इन्होंने इनॉग्रेशन किया एक 21 एकड़ का वेंगालिया पालम पॉन्ड है। ये है आपके गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के। इसके रिस्टोरेशन का काम किया है। इसको फिर से 1.2 करोड़ रुपीस खर्च करके इसको बेहतर बनाया गया है। और ये जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं जैसे कि वाटरशेड डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अ, इनका जो मेन टारगेट है वो ये है कि वाटर का कंजर्वेशन प्रिजर्व करना, साथ ही साथ जो सॉइल क्वालिटी है उसको भी बेहतर बनाना। फिर इंडिया का लार्जेस्ट एमडब्ल्यूएच स्केल वेनेडियम फ्लो बैटरी, इसका इनॉग्रेशन हुआ। और ये सिस्टम और इसका जो इनॉग्रेशन है ये ग्रेटर नोएडा में हुआ। वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी ये एक कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी है जिसका कि काफ़ी पोटेंशियल है। और ये जो ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज हैं उनके एक बेहतर ऑल्टरनेटिव के तौर पे उभर के आया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के प्रोग्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ये लॉन्च हुआ था 2023 में और इसके लिए 19,744 करोड़ का एक धनराशि प्रोवाइड की गई थी। और इसमें एक प्रोग्राम है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। और इसके लिए जो है वो प्राइस दिया गया है, कई सारे के इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किए गए हैं। भारत की बात करें तो अभी दुनिया में जो सबसे लोवेस्ट ग्रीन अमोनिया है वो इंडिया में मिल रहा है। और इसके अलावा वीओ चिदम्बरानार पोर्ट यहाँ पे ये तमिलनाडु है। और यहाँ पे कंट्री का पहला हाइड्रोजन बंकरिंग और रीफ्यूलिंग फैसिलिटी बन रहा है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री जी का विजन है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसके तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल कैपेसिटी इसको 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर नेशनल हाईवेज के डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड आर्टिकल है और इसमें बताया गया है कि कैसे जो फास्ट टैग सिस्टम है इसने एक रिवॉल्यूशन लाया है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में। और टोल की अगर हम बात करें तो पहले पेपर वर्क होता था और टिकट वगैरह दिए जाते थे। अभी इसको पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया गया है और इसकी वजह से जो यूजर्स हैं उनका संख्या भी ज्यादा है, पेनिट्रेशन बढ़ा है। साथ ही साथ राजमार्ग यात्रा ऐप ये भी है जो कि इंडिया का टॉप हाईवे ट्रैवल ऐप है और इसको बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर रखा है।
मार्च 2025 तक की बात करें तो इंडिया में 63 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, जो कि पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है। और नेशनल हाईवेज का भी नंबर बढ़ा है 2013 के कंपैरिजन में, अब बढ़ के ये 1,46,204 हो चुका है। और राजमार्ग यात्रा ऐप इसमें एक बेहतर ये डिजिटल ट्रैवल कंपेनियन के रूप में उभर के आया है। इसके अलावा एनएचएआई ने लॉन्च किया है एनएचएआई वन ऐप, और इसके तहत स्ट्रीमलाइन किया गया है जो भी प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस है डिजिटल मैपिंग वगैरह की। और ये पार्ट है, इनको इंटीग्रेट किया गया है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से। तो ये हाईवे से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन था। फिर एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, और ये इंटरनेशनल डिवीजन है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन का, और इन्होंने पार्टनरशिप किया है बेनिफिट के साथ, जो कि एक लीडिंग जो है फिनटेक कंपनी है। और इस कोलैबोरेशन के थ्रू जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस है उस पे काम होगा भारत और बहरीन के बीच। और इंडिया और बहरीन का ये जो कनेक्शन इन्होंने जो कनेक्शन किया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम बनाया गया है, और इसके लिए फाउरी प्लस सर्विस इसके तहत ये काम पूरा करेगा। दोनों के देशों के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशंस इनको बढ़ाने में ये मदद मिलेगा इससे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूएनएफसीसी का COP30 ये स्टार्ट हो चुका है ब्राजील के बेलम में, और इसमें इंडिया ने बेसिक ग्रुप के बिहाफ पे जो है वो अपने स्टेटमेंट दिए। और इसमें फिर से कहा गया है कंट्रीज के द्वारा कि जो मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इक्विटी, और साथ ही साथ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाए। और भारत ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग आउटकम होना चाहिए ऑन द ग्लोबल गोल और एडेप्शन एग्रीमेंट होना चाहिए कंट्रीज के बीच में, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है वो उसको इफेक्टिव तरीके से लागू किया जाए। क्योंकि टाइम टू टाइम जो भी मीटिंग होती है उसमें बातें हो रही हैं, बट एक इफेक्टिव तरीके से उस पर काम नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड कभी डेवलपिंग कंट्रीज अपनी बातों से नहीं हटती हैं, या फिर कभी कभी डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को उस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना चाह रही हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे के पूरे ग्लोबल क्लाइमेट पे पड़ रहा है। तो भारत ने कहा कि एक अभी सट आवश्यकता है कि एक रिलायबल अफोर्डेबल और इक्विटेबल एक्सेस सबको क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का मिले, और जिसका कि यूज हो सके एनवायरनमेंट के बेहतरी के लिए। फिर नेक्स्ट साइंस टेक्नोलॉजी में हम देखें तो स्पेस फ्लाइट और प्रोटेक्टिव सूट से रिलेटेड आर्टिकल है। स्पेस की बात करें तो यहाँ ये जो एनवायरनमेंट है ये बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है, और इसकी वजह से तो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें प्रेशर नहीं होता है, एब्सेंस होता है। तो जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो उनके ऊपर एक सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और उनका सडन एक्सपोजर होता है वैक्यूम का, तो जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी पे, जिसमें कि बुलिज्म, डीकम्प्रेशन और हाइपोक्सिया जैसी सिचुएशंस होती देखने को मिलती हैं। और स्पेस में सरवाइव करने के लिए इनको स्पेशल सूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पहनाए जाते हैं। जो सूट्स होते हैं इनका जो वेट होता है ये 130 किलोग्राम तक हो सकता है, मल्टीपल लेयर्स होते हैं इसमें। और सबसे पहली बार यूरी गैगरिन इन्होंने ये स्पेस में गए थे 1961 में, और वहां पे इन्होंने SK-1 4A सूट पहना था। इंडिया का उद्देश्य है अपना गगनयान मिशन को भेजना, और इसके लिए इंडिया भी जो है वो रशिया का सोकोल KV-2 सूट, ये ज़िवडा एक कंपनी है इसके द्वारा बनाया जाता है, तो इसको यूज करेगा। फिर इसरो ने एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट
कंडक्ट किया है और ये बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो यहाँ पे टेस्टिंग हुआ है और गगनयान को भेजा जाना है, तो उसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग जो है वो इसरो के द्वारा करवाई जा रही है। और इसमें जो है वो मास इक्वल टू द क्रू मॉड्यूल उसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम एन 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से। और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट का यूज किया गया। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हो रही है कि किस जैसे अगर एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे तो जब वो वापस आएंगे तो किस तरह से उनका लैंडिंग कराया जाएगा, क्या पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा। तो ये आज 12 नवंबर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। साथ ही साथ गूगल फॉर्म को फिल करके जो भी मैगजीन से आप उनको पा सकते हैं।